हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, अभी कुछ समय से एक मामला चल रहा है कि ईएसबी भी अपना और 8713 पे जो है तो आगे बढ़ने वाला है, अर्थात इसी फार्मूले के तहत रिजल्ट जारी करने वाला है। तो ये चूँकि अपने व्यापम के, जिसे अब ईएसबी कहा जाता है, इसके जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए एकदम नई चीज़ है। और ज़्यादातर बच्चे, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी इससे अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है कि ये फार्मूला होता क्या है और कैसे, किस आधार पे जो है तो इसके तहत रिजल्ट बनाया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में जो है तो ये सवाल तो आएगा ही कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, साथ में इससे जुड़ी हुई दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे ये कि ये 8713 के तहत इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, इन दोनों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है अचानक से अगर अपन को कोई लॉलीपॉप दिखाई जा रही है या कि मिल रही है तो वो जो है तो अपन को फ़ायदे वाली ही हो, उसके नुकसान भी होते हैं, ज़्यादातर दूरगामी नुकसान होते हैं। ठीक है, तो इस पे भी बात करना जरूरी है। साथ में क्योंकि ये मामला दो कैटेगरी के बीच में फंसा हुआ है, जनरल, हालांकि जो कि कैटेगरी नहीं है पर एक ग्रुप कह सकते हैं, और दूसरी है ओबीसी। इन दोनों के बीच का मामला है। तो इन दोनों को तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अब आपके कट ऑफ में जितने पिछले एग्जाम हो चुके हैं इनमें और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है इनके कट ऑफ में आपके क्या डिफरेंस आएगा, अब आपकी मेरिट किस हिसाब से बनेगी, कितने परसेंट पे बनेगी, ये सारी चीज़ें आप दोनों को जानना जरूरी है। क्योंकि बाकी जो कैटेगरी बच रही हैं, खासकर एससी और एसटी, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और जहाँ भी समझ ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दूंगा या कि अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 8713 फार्मूला। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिजर्वेशन, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि रिजर्वेशन क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। बस आप ये देखिए कि जैसे अभी क्या कंडीशन चल रही है, तो एसटी को 20% मिला हुआ है, एससी को 16%, ईडब्ल्यूएस जो कि यहाँ का 10% है ना, तो इसको जो है तो 10%, ओबीसी को पहले था 14%, माफ़ कीजिएगा, हाँ 14%, और यूआर के लिए बच रही थी 40। जैसा कि आप देखेंगे तो ये 30 हो गया। ठीक है, और ये दोनों 30, ये दोनों 30, 30 30 60, 60 चला गया तो बचा कितना, 40। अभी क्या मामला हुआ है कि यहाँ के, चूंकि ये तो फिक्स है, यहाँ से तो कोई निकाल नहीं सकता, बढ़ा दें अलग बात है लेकिन निकालेंगे कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया सरकार ने कि 13% निकाला और इधर जो है तो इनने डाल दिया। ठीक, यही पूरा मामला है, फंसा हुआ है। तो देखिए, अब जैसे यहाँ डाला तो ये हो गया कितना, 27, और ये भी बचा कितना, 27, क्योंकि इससे माइनस हो गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, अब अगर आपने इंदिरा साहनी मामला कभी सुना हो, वैसे मेरे हिसाब से आपने सुना जरूर होगा, भले आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। ये क्या था, ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% होनी चाहिए आरक्षण की अधिकतम सीमा, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सारे पद रिजर्वेशन के थ्रू भर दिए, ठीक है, तो जो योग्यता है, योग्यता को प्रेफरेंस कम देंगे और रिजर्वेशन को ज़्यादा देंगे, तो आपकी जो भी ब्यूरोक्रेसी या कि आपकी जो भी कार्यपालिका, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो तैयार होगी, तो उसमें आपको योग्य बच्चे कम मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो आ रहे हैं ये योग्य नहीं है, ये योग्य हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी में कम योग्य हैं। वो अलग मामला है कि क्यों कम योग्य हैं, रिसोर्सेस ज़्यादा मिले, ये वो अलग चीज़ें हैं, उस पर अपन को नहीं पढ़ना। तो ये भी योग्य हैं, लेकिन ये अपनी कैटेगरी के योग्य हैं, ये हर कैटेगरी में योग्य हैं, क्योंकि ये टॉप के बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको कम करते जाएंगे, इनको बढ़ाते जाएंगे, तो सीधी सी बात है, योग्यता का स्तर, जो भी हमारी कार्यपालिका है, जो भी हमारी व्यवस्था है, उस पर योग्यता का स्तर कम होने लगेगा। इसलिए इन्हें बताया कि 50% से अधिक नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर इनने 10% जोड़ दिया किसका, ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस भी आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं सही है। क्या था, अभी तक रिजर्वेशन के जो बेस थे, रिजर्वेशन किन आधारों पर दिया जा सकता है, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक आधार, अभी तक ये कंसेप्ट नहीं लाया गया, मेन सामाजिक और आर्थिक पे ही। तो ये और ये थे सामाजिक आधार पे, है ना। अगर आपने देखा हो कि आपके गांव में कोई एससी कैटेगरी का कोई भी इंसान है, उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी उसको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो
इसके मतलब मेंबर को मिलेगी, भले वो एकदम गरीब है। तो इस सामाजिक जो भेदभाव था उसके बेसिस पे इनको जो है तो बढ़ाया गया। लेकिन आर्थिक आधार पे भी तो लोगों में असमानता है, तो इसलिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस लाया और ईडब्ल्यूएस को कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वैध है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस वैध हो गया। अब ये हो गया 60%। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ का 13 ये जो उठाया इधर डाला, तो वो हैं टोटल 100 ही, लेकिन इधर उठा के यूआर से इन्हें रिजर्व कैटेगरी में डाला, तो इधर और मामला बढ़ गया, ये हो गया 73। अब ये मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि भैया हमने 50 का बोला था, ठीक है आपने 10 और डाल दिया, अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। लेकिन 73%, मतलब आप समझ रहे हैं 27% सीटें फिक्स हैं कैटेगरी वाइज, और ये हैं 73% फिक्स हैं, जो 27 बच रहे हैं, 100 में 27 ही हैं जो ज़्यादा योग्य हैं, बाकी ये औसत बच्चे आएंगे, औसत ही कहा जाएगा इनको। तो अब देखिए ये इसका कई कारण है। अपने एमपी में 52% हैं ओबीसी तो वोट, ठीक है अब समझ जाइए आप। तो ये कई सारे रीजन हैं। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ये जो 13% आपने एक्स्ट्रा दिया ये हम नहीं देंगे। ठीक है, और सरकार बोल रही कि हम देंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, विधायिका के पास। और अगर कोई कानून गलत है, संविधान के मूल ढांचे की या कि संविधान के आदर्शों के खिलाफ है, तो उसको खारिज करने का अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। अब ये दोनों के बीच में मामला फंस गया। अब जब फंसा तो ये हुआ कि भैया अब 4-5 साल हो गए आपका ये फंसाए हुए, अब आगे क्या समझ आ रहा है, कुछ कहीं से रास्ता निकाला जाए। तो एमपीपीएससी ने शुरू किया था इसको। एमपीपीएससी बोला कि भैया हमको ज्वाइनिंग देनी है, रिजल्ट देना है। तो ये बोला गया कि आप एक काम करिए, इसको आपने जो यहाँ से 13 हटाया वो हटा दीजिए, लेकिन इसमें आपने जो 13 जोड़ा है वो जोड़िए नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हटाने और जोड़ने का जो मामला है इसको अलग कर दीजिए, और पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, अर्थात ये 20%, ये 16%, ये 10%, ये 14, और इसको 40 की जगह आप 27 कर दीजिए, क्योंकि इसी से सीटें निकाली गई हैं। तो आप अगर इनको जोड़ेंगे, ये 20% एसटी वाला, एससी का 16%, ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी का आप 14 लेना पड़ेगा आपको, है ना, 14, और ये 27 करेंगे, ये आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 87। यही है 87%। ठीक, तो 87% ये आप देंगे मेन लिस्ट में, क्योंकि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है, इस पे, क्योंकि ये मामला इस पे है ही नहीं 87 का। इसके अलावा जो 13 फंस रहा है मामला वहाँ पे है। तो वो मामला, वो जो 13% है, बोला गया कि ठीक है आप एक काम करिए, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। तो जीएडी ने कहा कि एक काम करिए, जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसने ये कहा कि आपने यहाँ से ये जो 13 निकाला है, तो ये आप यूआर के लिए ये 13 रख दीजिए, और ये जो आपको यहाँ जोड़ना था इधर मत जोड़ के आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, ये जो मैंने बताया था ये था मेन लिस्ट। ठीक है, और ये है क्या, प्रोविजनल लिस्ट। ठीक, तो ये 13 जो है, तो यूआर का जो 13 निकाला गया था वो प्रोविजनल में रख दिया गया, और यही 13 जो यहाँ जोड़ा गया था उसको अलग से ओबीसी में डाल दिया गया। तो ये 13 और 13 हो गए कितने, 26। तो आपने अगर सुना हो कि 113% पे रिजल्ट बनेगा, वो ये 87 और ये 13 जब आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना, 113%। ये उसी 113% की बात हो रही है। अब आप इस पे मत घबराइए कि वैकेंसी तो 100 रहेंगी, 113 पे रिजल्ट कैसे बन जाएगा। तो रिजल्ट ऐसे बन जाएगा 113 पे कि उनको ज्वाइनिंग 100 की ही देनी है, 100 में भी 13% पे रोक के रखेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग वो 87 पे ही देंगे, लेकिन कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा जो डाल दिया जाएगा कि जैसे भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उस हिसाब से वेरी होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 87% वाले हैं, ये तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रोविजनल है इनकी ज्वाइनिंग रोकी जाएगी, और कोर्ट के डिसीजन पे ये जो है तो निर्भर करेगी। अगर मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि नहीं रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, तो फिर इनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है रिजर्वेशन बढ़ा दो, तो इनकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है आपका प्रोविजनल और मेन लिस्ट वाला कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक, हाँ, मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब इस पे जो मामला एक और फंसेगा वो ये कि इनको आप तो भूल जाओ, ये एससी एसटी और
ओबीसी वाले भी वैसे, क्योंकि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो यूआर पे डिपेंड करता है, इसलिए ओबीसी, ये 3 कैटेगरी आप थोड़ा सा आपके काम की बातें हैं। जैसे अब ओबीसी में क्या था, अभी तक ये जब से रिजर्वेशन बढ़ा था तो जितनी की ज्वाइनिंग हुई है, जितने एमपीपीएससी को छोड़ के, एमपीपीएससी में अभी चूंकि उसके बाद से ज्वाइनिंग नहीं हुई, 19 का भी रिजल्ट आया है, अभी ये 25 जनवरी को शायद ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन ईएसबी के थ्रू जितने एग्जाम हुए थे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो इस पे हुई थी 27% पे ओबीसी के, ठीक है। वो क्या था, जब जूनियर इंजीनियर या सब इंजीनियर वाला कोई एक एग्जाम हुआ था, वहां से मामला फंसा था, नहीं ये 27 पे दिए जा रहे थे ज्वाइनिंग, ठीक। तो ये 27 पे हो रही थी ज्वाइनिंग, और ये भी 27 पे हो रहा था यूआर का, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि ओबीसी वालों की मेन लिस्ट बनेगी 14% पे। ओबीसी वालों के लिए ये अब जो है तो ऐसा रहेगा कि आपने जितने भी एग्जाम पहले दिए हुए हैं, जिनके रिजल्ट का आपको इंतजार है, आपने जितना भी कट ऑफ सोचा रहा होगा, आपको मेन लिस्ट में आने के लिए 2 प्लस कर लेना, ये ध्यान रखो, मिनिमम 2 नंबर प्लस कर लेना, क्योंकि अब आप 27 पे नहीं 14 पे आपकी मेन लिस्ट बनेगी, ठीक है। और यूआर वाले ऐसा है कि आपकी तो 27 पे ही होती आ रही थी, तो आपको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो कि जिन्हें ये था कि जैसे मान लीजिए आप, हमने कोई अंदाजा लगाया किसी एग्जाम में 80 नंबर जाएगा कट ऑफ, ठीक है, और कोई बच्चे थे जिनके 78 या 79 थे, वो भी अपने आप को ये सोचें कि प्रोसेस में शामिल हैं, दौड़ में वो शामिल हैं, लेकिन वो मेन लिस्ट में नहीं, वो प्रोविजनल लिस्ट में है। तो ठीक है, आप प्रोविजनल में ही सही, कम से कम आप रेस में शामिल हैं, आपके पास एक उम्मीद तो है ना। तो यूआर के जो बच्चे हैं उनके लिए यही प्लस पॉइंट है कि अब आप, ये मेन लिस्ट वाले तो रहेंगे ही, मेन लिस्ट वालों में पहले भी कोई डिफरेंस नहीं आना था, अभी भी नहीं आना था, क्योंकि आपकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई बताया भी गया होगा तो वो 27 पे बताया गया था, और इसी 27 पे मेन लिस्ट बननी है, तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोविजनल में ये जो 13% पहले हटाया गया था वो इधर रख दिया गया, तो यूआर के कुछ बच्चे और आ आएंगे वो प्रोविजनल में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये कि ये एकदम से बाहर हो जाने से अच्छा है कि आपको कम से कम थोड़ा सा और कुछ टाइम तक रोक के रखा जाए, तो आपके दिमाग में एक जो है तो पॉजिटिवनेस बनी रहेगी कि हो सकता है आगे अपन को कुछ जो है तो मौका मिल जाए। तो बाकी फिर जैसे ये वेरी करेगा, वैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें भी ऊपर नीचे होंगी, तो ठीक है ना। मेन था यूआर और ओबीसी का। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए, इससे जो है तो अब 2 सवाल और खड़े होते हैं। एक तो ये कि जैसे मान लीजिए किसी 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एक है जिनमें केवल एक स्टेज होती है, और एक जिनमें 1+ स्टेज कह सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेज, और उन स्टेज में भी अलग अलग नंबर मार्किंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा एमपीपीएससी का बताऊं, तो एमपीपीएससी में ऐसा कि प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। तो यहाँ भी नंबर मिलेंगे आपको, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी, हालांकि जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो इस पे। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ से आप सिलेक्ट हुए, लेकिन प्रोविजनल में सिलेक्ट हुए, इसके बाद आप यहाँ कितना भी अच्छा स्कोर करेंगे, आप रहेंगे प्रोविजनल में ही, अर्थात आप अपनी सूची के बाहर नहीं जा सकते, प्रोविजनल से मेन लिस्ट में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा था कि अब जैसे मान लीजिए ये ग्रुप 4 हो गया, ग्रुप 5 हो गया, ये इस टाइप के पटवारी में तो खैर उन्होंने 27 ही करवाया था। जितने एग्जाम हैं जिनमें एक स्टेज है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ही लिस्ट आनी है, प्रोविजनल मेन जो भी आएगा। एक से ज़्यादा स्टेज जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, इसी के साथ जेल की भी होती है। इन दोनों में क्या है कि आपका, खासकर इसको भी आप साइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें फिजिकल में आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप अगर पहले से प्रोविजनल में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या होगा, ये इसके वाले बच्चे जरूर देखना, पुलिस वाले बच्चे आपको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए पेपर क्वालिफाई किया, लेकिन आपने मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 75 नंबर थे आपके, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, लेकिन आप हुए किसमें, प्रोविजनल में, ठीक है। इसके बाद आपने फिजिकल में स्कोर कर दिया बहुत तगड़ा, आपने मान लीजिए कर दिया 80 नंबर, अब आपके कितने हो गए, 155, ठीक है, ठीक 155 आपके हो गए। अब आप, और जो मेन लिस्ट का कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल तो दोनों देंगे, प्रोविजनल वाले भी देंगे, मेन लिस्ट वाले भी देंगे। मान लीजिए कि जो मेन लिस्ट वाले थे बच्चे, उन्होंने फिजिकल दिया,
फिर जो फाइनल कट ऑफ तैयार हुआ उसमें भी 2 लिस्ट रहेंगी, प्रोविजनल की और मेन लिस्ट की। मेन लिस्ट का मान लो कट ऑफ गया 150 और आपका कितना है 155, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं होगे, मेन लिस्ट में आप नहीं आओगे, क्योंकि आपकी जो शुरुआत हुई थी वो प्रोविजनल के थ्रू हुई थी, है ना। आप प्रोविजनल के तौर पे शुरू किया था आपने, फिजिकल मतलब पेपर आपने पास किया प्रोविजनल बेस पे, फिर आपने फिजिकल में कितना भी अच्छा स्कोर कर दिया। सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप अगर प्री में प्रोविजनल के बेस पे आ रहे हो तो मेंस और इंटरव्यू में आप फाड़ दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप रहोगे प्रोविजनल में ही, बस ऐसे ही है। तो पुलिस वाले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पहले से प्रोविजनल में आ रहे हो तो आप आखिरी में भी प्रोविजनल ही रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल की तैयारी बंद कर दो। फिजिकल की तैयारी आप करो, क्योंकि हो सकता है रिजर्वेशन ना बढ़े तो आप अंदर आ जाओगे, ओबीसी वाले हो सकता है रिजर्वेशन बढ़ जाए तो आप अंदर आ जाओगे, है ना। तो अपन को तैयारी मेहनत दोनों बेस पे करनी है, दोनों कंडीशन पे करनी है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। अब देखिए जो इसके फायदे और नुकसान हैं उन पे बात कर लेते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है। फायदा तो यही कि आपका रिजल्ट आएगा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो 6 महीने से लग रहा था कब आएगा रिजल्ट, आएगा कब आएगा कब आएगा, हालांकि इतना जल्दी अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी इस पैटर्न में इनको रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इनने अभी इस पैटर्न में रिजल्ट तैयार नहीं किया था। रिजल्ट जब भी आएगा तो मतलब ये है कि अब रिजल्ट में जो ओबीसी रिजर्वेशन के कारण रोक लगी थी या उनको बहाना था वो खत्म हो गया, इनको रिजल्ट देना पड़ेगा, सबसे बड़ा फायदा ये है। लेकिन नुकसान ये है कि चूंकि इनने बीच का रास्ता निकाल लिया तो अब इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर का ज़्यादातर हिस्सा, ये जो 87% वाला है, ये हिस्सा ज्वाइनिंग लेके और साइड में हो जाएगा, बचेगा 13%। तो 13 13 26, ये 26 बेचारे लटके रहेंगे। तो अब सोचिए पहले 113% का लोड था इनके ऊपर, अब कहाँ 26 का, तो ये इनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। तो जो ये केस चल रहा है ओबीसी वाला, इसको कह नहीं सकते अब ये कितना लंबा चलेगा, और जब तक ये रिजर्वेशन वाला मामला चलेगा तब तक ये 13 13 लटके रहेंगे। तो मेन जो नुकसान इसका यही है कि इनको क्या करना चाहिए था, ये केस ही निपटाना चाहिए था। एनी हाउ ये मामला मतलब सॉर्ट आउट करना चाहिए था, उसको सॉर्ट आउट करने के बजाय ये बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो मतलब ये कि मामला भी और लंबा चलेगा। तो नुकसान यही है कि मामला भी खींचेगा। आपको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, मेन लिस्ट में और प्रोविजनल में, मेन वाले अलग निकल लेंगे। अब जितना जी अभी तक स्ट्रगल दोनों कर रहे थे, अब इनको हटा दिया गया तो अब केवल ये स्ट्रगल करेंगे, ये नुकसान है। खैर जो भी है, कम से कम इन्होंने इतना स्टेप लिया यही सही। पर अभी क्या है, ये 13 13 ये जो 26 है ये प्रेशर बना के रखेंगे तो मामला निपटेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। इस समय क्या है, मेरे पास समय नहीं रहता तो मैं ज़्यादा कंटेंट बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद भी पढ़ना रहता है। तो जैसे समय मिलता है वैसे आपके लिए जो है तो कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये काम पसंद आएगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड से अपना ख्याल रखिए, सुरक्षा रखिए खुद की, ठीक है। तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।